Hi guys, I am Komal Parikh and today I am going to solve questions from CSIR NET June 2011's physics paper. This is the part 2 of this video and here is our first question. A particle is confined to the region x is greater than equals to 0 by a potential which increased linearly as ux is equals to u naught x. The mean position of the particle at temperature T is. So answer is kBT upon u0. So how चेक करते हैं कि इसका आंसर ये कैसा है. सो दिस इज द सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक वीरियल थ्योरम है. वीरियल थ्योरम क्या कहती है, वो ये है कि अगर पोटेंशियल जो हमें दे रखा है वो अगर x टू पावर n+1 की फॉर्म में वेरी कर रहा है, अगर पोटेंशियल x टू पावर n+1 की फॉर्म में वेरी कर रहा है तो जो हमारी मीन काइनेटिक एनर्जी और मीन पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, उसमें रिलेशन हमारा ये होगा n+1/2 मीन v दैट इज इक्वल्स टू अपनी मीन काइनेटिक एनर्जी. सो बेसिकली इसने क्या कहा कि मान लो आपको पोटेंशियल जो है वो दे रखा है कोई कांस्टेंट a देन एक्स स्क्वायर. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है अपनी 2. तो ये जो मीन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी अपनी दिस पावर 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1. और इट मीन्स क्या हो गया कि मीन काइनेटिक एनर्जी और मीन पोटेंशियल एनर्जी अपनी इक्वल हो गई. सो इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, दैट इज SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, उसके केस में क्या होता है, अपना जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दी होती है 1/2 kx² और काइनेटिक एनर्जी देते हैं हम 1/2 mv². तो हम क्या करते हैं, दोनों केसेस से इसके लिए मीन एनर्जी निकालते हैं, मतलब मीन काइनेटिक एनर्जी और मीन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है. एक तो हमारी वीरियल थ्योरम के थ्रू हमें पता चल जाएगा और एक हम हमारे यहाँ पे डेरिवेशन के थ्रू निकालते हैं. सो बेसिकली T is equals to 1/2 mv² and v is basically omega square e square minus x square. This is v square. Okay. देन हमें पता है कि x is equals to a sin ओमेगा t, ये हमारी इक्वेशन होती है SHM के लिए. सो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर कॉमन आ गया एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज को स्क्वायर ओमेगा टी. सो मीन t कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिली है ना, इसका हम dt इसका t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं 0 से t, मतलब एक टाइम पीरियड, एक पूरा सर्कल होता है ना एक आवर्तकाल के लिए, और नीचे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 0 to t dt से. इट मीन्स कि एक हमारा जो टाइम पीरियड है ना उससे डिवाइड किया है हमने. सो ये तो बेसिकली सीधा सा इंटीग्रेशन हो गया अपना t, और इसका जो इंटीग्रेशन किया हमने तो इसको cos 2 ओमेगा t प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया. और देन जब हम इसका इंटीग्रेशन करके इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू, ये टर्म तो हमारी पूरी ही जीरो हो जाएगी, सिर्फ हमें t मिलेगा यहाँ से, और t आपस में यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो बेसिकली हमारी मीन काइनेटिक एनर्जी क्या मिली हमें, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. अब मीन u क्या होगी, तो 1/2 kx² थी, और k यहाँ से इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर. तो ये हो गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और x क्या था, a साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे x स्क्वायर है, सो इट्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt. ये सेम मीन एनर्जी निकली है हमारी, मीन पोटेंशियल एनर्जी, उसी तरीके से जैसे हमने मीन काइनेटिक एनर्जी निकाली है. तो देखो यहाँ पे ये दोनों एनर्जी हमें सेम मिल रही है. इट मीन्स कि मीन काइनेटिक एनर्जी और मीन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है अपना, दैट बोथ आर सेम. नाउ फ्रॉम वीरियल थ्योरम क्या कहती है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में दे रखी है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. एक्स की पावर क्या दे रखी है हमें, 2 दे रखी है, यानी कि n+1 जो दे रखा है हमें 2 दे रखा है, यानी कि n1 दे रखा है. इतना करो, या तो मतलब यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड आउट करके और उस फॉर्मूले में पुट कर दो. अदरवाइज बेसिकली ये सीधा सीधा ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी x की पावर होगी ना उसका आधा कर देना है आपको. यहाँ पे x की पावर 2 थी तो आधा कर दिया तो 1 हो गई, यानी कि मीन जो काइनेटिक एनर्जी है और मीन पोटेंशियल एनर्जी है दोनों बराबर हो गई. तो ये चीज़ हमारी यहाँ से प्रूव हो गई कि वीरियल थ्योरम जो है वो ट्रू है. नाउ अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि पोटेंशियल दे रखा है ux इज इक्वल्स टू u नॉट x. तो मीन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, x यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी फॉर्म में दे रखी है, x की पावर 1 की फॉर्म में दे रखी है हमें. तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा जो पावर है उसका हाफ कर दिया, दैट इज 1/2, और यहाँ पे लगा दिया मीन पोटेंशियल एनर्जी. तो मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 हाफ ऑफ मीन पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो ऊर्जा का जो सम विभाजन का सिद्धांत है, यानी कि इक्विपार्टीशन थ्योरी ऑफ एनर्जी, ये हमें क्या कहती है कि जो अपनी मीन एनर्जी होती है ना वो क्या होती है,
3/2 kBt होती है। तो क्या हो जाएगा, अब मेन एनर्जी क्या हो गई अपनी, मेन काइनेटिक एनर्जी और मेन पोटेंशियल एनर्जी दोनों का टोटल हो गई। तो यहाँ से ये क्या हो गई 3/2 kBt, और मेन काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या निकली 1/2 पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का ऐड किया तो 3/2 मीन यू, 3/2 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट, देन मीन यू क्या मिल गया अपन को, यानी मीन पोटेंशियल क्या मिल गया, के बी टी मिल गया। अब देखो यहाँ से जो मीन यू है, यू की वैल्यू हमें क्या गिवन दे रखी है, यू नोट एक्स दे रखी है, और यू नोट क्या है, एक कांस्टेंट है, तो यू नोट को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया यहाँ से, और मीन एक्स यहाँ पे बच गया, देन के बी टी अपॉन यहाँ पे म्यू जीरो की टर्म भी, यू जीरो की टर्म है। सो बेसिकली अपना जो मेन पोजीशन क्या आई, के बी टी अपॉन यू जीरो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज circularly polarized light with intensity I naught is incident normally on a glass prism as shown in the figure. The index of refraction of glass is 1.5. The intensity I of light emerging from the prism is. So basically क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइट है जो ग्लास प्रिज्म के ऊपर गिर रही है, जिसका हमें इंडेक्स दे रखा है, रिफ्लेक्शन इंडेक्स दे रखा है 1.5, और वापस ये इमर्ज हो रही है, तब हमें इसकी इंटेंसिटी पता नहीं है, तो इसका आंसर है 0.92 I0। अब ये देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आया। सो बेसिकली हमें ये एक प्रिज्म दे रखा है, सीधा सीधा यहाँ से देखते हैं तो जो लाइट यहाँ पे जाएगी ना, वो उस पूरी की पूरी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये प्रिज्म जो है ना, ये एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करता है। अब ये क्यों बिहेव करता है ऐसा, क्योंकि यहाँ से जो लाइट जब भी हमें पता है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब भी रेयर से डेंस मीडियम में, सॉरी डेंस से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जाती है, तो वो एक ऐसे एंगल से टकराती है कि वापस वो जो है ना पूरा का पूरा उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, बिल्कुल भी लाइट ट्रांसमिट नहीं होती है। और वैसे यहाँ से दिख भी रहा है कि जो भी लाइट आ रही है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट ही हो रही है यहाँ से, ये सी के लिए कहा गया है, ये जो लाइन गई है। नाउ अब हमें पता है कि फ्रेनल की इक्वेशन है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, तो हम उसको क्या करते हैं, सीधा सीधा नॉर्मल इंसिडेंस के केस में ये इक्वेशन बहुत ही ईजी बन जाती है। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए फ्रेनल की इक्वेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए इसकी वैल्यू होती है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की r इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू का होल स्क्वायर, और ट्रांसमिशन के लिए हो जाएगा 1 माइनस r, क्योंकि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों मिलके ओवरऑल तो वेव ही है अपनी, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई। सो यहाँ से ट्रांसमिशन की वैल्यू निकाली अपन ने, 1 माइनस r की वैल्यू ये पुट कर दी, तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 4 म्यू वन प्लस अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू का होल स्क्वायर। सो अपना ये तो था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और ये दूसरा वाला जो है वो अपना है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये लाइट जब यहाँ से यहाँ जाएगी ना, तब एक बार बी पॉइंट जो है इस जगह पे इसका क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, ये लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, और जब सी पॉइंट पे जाएगी ना, तब हमने क्या कहा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, यानी कि पूरी की पूरी लाइट नीचे की तरफ चली जाएगी, और वापस जब ये यहाँ से जब इस बी पॉइंट के ऊपर आएगी तो वापस से यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, दो बार ट्रांसमिशन हुआ, एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए तो आपको कोई यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आर की वैल्यू 1 ही हो गई ना, पूरा का पूरा जो आपका लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया इस वजह से। लेकिन बी और डी के ऊपर आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू जरूर निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ए बी से एक बार ट्रांसमिशन हो रहा है बी पॉइंट के ऊपर, और एक बार सी पॉइंट के ऊपर टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक बार डी पॉइंट के ऊपर ट्रांसमिशन हो रहा है। सो देखो म्यू वन की वैल्यू 1.5 है, और म्यू टू की वैल्यू 1 है। म्यू टू क्या है अपना, एयर है, और म्यू वन अपना क्या है, ग्लास है। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपन को दे रखा है। सो हमने यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या था, 4 इंटू म्यू वन इंटू म्यू टू, तो 4 इंटू 1 इंटू 1.5 अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू का होल स्क्वायर, 1.5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारी टी की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 0.96। ठीक है। अब देखो जब आपकी लाइट एक बार ट्रांसमिट होगी, इस केस में ये आपका प्रिज्म था, ओके जस्ट अ मिनट, ये अपना प्रिज्म था, ओके। जब लाइट यहाँ से जाती है तब यहाँ पे ट्रांसमिट होगी, तो क्या होगा कि इंटेंसिटी कम हो गई ना, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई। तो अब हमें क्या देखना है, इस ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी देखनी है। तो मान लिया कि वो जो है वो अपनी आई प्राइम है, ठीक है। तो ये आई प्राइम क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इंटू आई जीरो, क्योंकि जो इनिशियल जो यहाँ से जा रही है ना वो आई जीरो है।
इसका मतलब क्या हुआ देखो, I0 लाइट जा रही थी यानी कि 100% लाइट जा रही थी और उसमें से 96% लाइट जो है वो आपकी ट्रांसमिट हो गई, बाकी की 4% यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि अपनी इंटेंसिटी कितनी हो गई, अब 96% हो गई। अब जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमने कहा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टर है, तो जो आई प्राइम हमें यहाँ मिला है वो ही वापस पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होके इस तरफ मिल जाएगा। लेकिन जब ये वापस बाहर निकलेगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी लाइट जो है अगेन यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा। और हमें पता है कि ये ट्रांसमिशन दोनों ही केस में देखो मीडियम थोड़ी चेंज हुआ है, एयर और ग्लास, यही तो मीडियम यहाँ था और यही मीडियम यहाँ है, तो ये रिफ्लेक्ट जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिशन की वजह से ये जो आई प्राइम है ना ये चेंज हो जाएगी अगेन, मतलब अब जो आई प्राइम आ रही है उसका 96% हमें मिलेगा। तो यहाँ पे वापस हमने लिख दिया T इंटू आई जीरो लिखा है, ये हमने जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मिला है ना अपन को 0.96 वो लिखा है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि आई प्राइम जो हमें मिल रही है ये वाली, ये कितनी मिल रही है 0.96 आई जीरो, और आई डबल प्राइम वापस से इस आई प्राइम का 0.96 मिल रही है। इसको एक बार वापस समझना, 100% लाइट आई और इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ कि वो 4% रिफ्लेक्ट हो गई और बाकी की 96% अंदर की तरफ आ गई यानी कि ट्रांसमिट हो गई। यहाँ से जो फिर 96% मिला ना अपन को, वो 96% वापस रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, और यहाँ जो बाहर निकला ना वो 96% का 96% निकला। 96% का जो 4% है ना वो हमारा अगेन क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, या तुम कुछ भी समझ सकते हो, वो यहाँ पे उसका लॉस हो गया। तो हमें जो आई डबल प्राइम मिला वो क्या मिल गया 0.96 आई प्राइम, यानी कि आई प्राइम का 96% और आई प्राइम खुद क्या है आई जीरो की 96%। सो आई डबल प्राइम इज इक्वल्स टू आई प्राइम की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो 0.96 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, यानी आई डबल प्राइम आपको क्या मिला इसका स्क्वायर की सोल्व करेंगे तो 0.9216 हो जाएगा। तो आई डबल प्राइम क्या हो गया आपका 0.92 आई जीरो। सो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि आई जीरो लाइट का जब हुआ यहाँ पे जब आई जीरो लाइट इस प्रिज्म पे आके गिरी ना तो 96% लाइट अंदर गई, फिर 100% का रिफ्लेक्शन, मतलब 96% लाइट का ही क्या हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और उस 96 में से अगेन 4% का लॉस हो गया और 92% अपनी बाहर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a plane electromagnetic wave is propagating in a lossless dielectric. The electric field is given by EXYZT E0 x cap plus EZ cap exponential iota k0 minus CT x plus root 3z, where C is speed of light in vacuum, E0, A and k0 are constants, x cap and z cap are unit vectors along x and z axis. The relative dielectric constant of the medium epsilon r and constant A. हमें क्या फाउंड करना है इसमें, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर और कांस्टेंट ए, यानी कि ये वैल्यू और एक एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ना इसका आंसर जो होगा वो होगा 4 और -1/√3। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे आया। सो बेसिकली हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, और हमें दे रखा है कि E0 A और K0 जो है वो कांस्टेंट्स है और C स्पीड ऑफ लाइट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मतलब उसके लिए एक रिलेशन हमें पता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है ना उसको कई जगह पे n मेंशन करते हैं और कई जगह पे म्यू मेंशन करते हैं, वो होता है अपना रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। वैसे तो रूट ऑफ एप्सिलॉन आर म्यू आर होता है, अपॉन म्यू आर होता है, बट मोस्ट ऑफ द केस म्यू आर को कैंसिल कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी को छोड़ देते हैं कई बार, इसलिए ये इसको रूट एप्सिलॉन आर लिखते हैं। तो इस और वैसे हमें पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है अपना स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ वेव, यानी कि C/V। V जो है वो अपनी वेव की लाइट वो स्पीड है, और V का फॉर्मूला क्या है ओमेगा अपॉन के। अब देखो क्या करते हैं, हमें जो इक्वेशन दे रखी थी ना उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। हमें ई वेक्टर दे रखा था, हमें जो ई वेक्टर दे रखा है ना वो दे रखा है E0 वेक्टर। बेसिकली इसका फॉर्म इस तरह का होता है E0 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों को, इसको और जो हमें गिवन है उस उनको। तो यहाँ से क्या मिला E0 वेक्टर तो हो गया E0 x कैप प्लस a z कैप, और k वेक्टर डॉट r वेक्टर क्या हो गया अपना k0 x प्लस रूट 3z, और r वेक्टर हमें पता ही है x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप होता है। ठीक है, अब देखो मैं एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ कि ये दे रखा था अपन को, तो ये तो हो गया अपना E0 वेक्टर,
और आयोटा के ज़ीरो सॉरी आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो ये जो आयोटा इसको बाहर रखते हैं, के ज़ीरो को इन दोनों के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। देन दिस इज के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और जो दूसरी टर्म है अपनी जो माइनस के साथ में है जिसमें टी वाला भी पार्ट आ रहा है, वो अपना क्या हो जाएगा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर में। ध्यान रखना ये के ज़ीरो भी इंक्लूड है, के ज़ीरो इसके अंदर भी आएगा क्योंकि ये ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर है, और ये वाली टर्म जो है वो है अपनी माइनस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ओमेगा अपना जो है वो तो है के ज़ीरो सी, और के डॉट आर वेक्टर जो है वो है के ज़ीरो एक्स प्लस रूट थ्री जेड, और आर वेक्टर ये है। तो के वेक्टर हम मान लेते हैं इस फॉर्म में अपना, और के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा के एक्स डॉट एक्स, के वाई डॉट वाई, के जेड डॉट जेड, और ये हो गया अपना के ज़ीरो एक्स प्लस रूट थ्री के ज़ीरो जेड, क्योंकि के वेक्टर डॉट आर वेक्टर हमें इक्वेशन से पता है ना, ई वेक्टर से जहाँ हम कंपेयर करके फाउंड कर रहे थे। अब यहाँ से देखेंगे तो y का कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है दोनों इस साइड में, तो के वाई जो अपना वो जीरो हो जाएगा, और जो z का कंपोनेंट है इट मीन्स कि ये जो पूरा कंपोनेंट है ये जीरो हो गया। ठीक है, z का कंपोनेंट है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे और x के कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो के ज़ीरो और के एक्स ये बराबर हो गए, और के जेड और रूट थ्री के ज़ीरो ये बराबर हो गए। तो बेसिकली अपना के वेक्टर क्या मिला, के ज़ीरो एक्स कैप प्लस रूट थ्री के ज़ीरो जेड कैप, ये के वेक्टर मिला। और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, अपना मोड निकाल लिया इसका, के वेक्टर का मोड क्या निकला अपना के ज़ीरो स्क्वायर प्लस थ्री के ज़ीरो स्क्वायर, इट मीन्स फोर के ज़ीरो स्क्वायर अंडर द रूट दिस इज टू के ज़ीरो। सो ओमेगा हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला था के ज़ीरो सी, क्योंकि माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ था जो कि अपना माइनस का सी टी लिखा हुआ था, और के ज़ीरो अपना बाहर था। सो वी क्या हो जाएगा यहाँ से अब ओमेगा अपॉन मोड ऑफ के। सो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की तो के ज़ीरो सी अपॉन रूट सॉरी टू के ज़ीरो और के ज़ीरो कैंसिल आउट, तो इट्स सी बाई टू। यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, तो सी अपॉन सी बाई टू दैट इज टू ओनली, और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट ऑफ एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 4। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना हमने स्टेप टू स्टेप कैसे इसको सोल्व किया। हमें एप्सिलॉन आर निकालना था, एप्सिलॉन आर के लिए हमें सबसे पहले जो फॉर्मूला पता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ पता है, देन हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पुट कर दिया। इसमें सी हमें पता था लेकिन हमें वी नहीं पता था, तो हमने क्या किया, इक्वेशन को कंपेयर किया और ओमेगा और के की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से हमने वी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता है वी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के होता है। ये वी की वैल्यू हमने जब यहाँ पे पुट की तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब यहाँ पे पुट किया और स्क्वायर कर दिया तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, जो कि हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ई वेक्टर डॉट के वेक्टर जीरो होता है। हमें पता है ना कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, वेव की जो मूव करने की डायरेक्शन होती है वो ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि अगर ई वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो अपनी वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, अपना के वेक्टर जो है वो के ज़ीरो एक्स के प्लस रूट थ्री के ज़ीरो जेड के पे, और ई वेक्टर हमने यहाँ पे रखी थी, जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म थी ना उसको मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए पी नाम दे दिया है। तो यहाँ से अब इन दोनों का हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट जीरो क्यों हुआ है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इट मीन्स एंगल थीटा जो है बीच में इन दोनों के वो 90 डिग्री का है, और डॉट प्रोडक्ट में कोस 90 की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। सो यहाँ से क्या होगा, ई ज़ीरो के ज़ीरो एक्स कैप के कॉम्पोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ई ज़ीरो के ज़ीरो प्लस ई ज़ीरो ए इंटू रूट थ्री के ज़ीरो, और ये पी जो है ये पूरा ब्रैकेट के बाहर में है ये अपना पहले से। अब हमने ई ज़ीरो के ज़ीरो और पी ये तीनों कॉमन है इसमें, इनको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया वन प्लस ए रूट थ्री, और ये जो पूरा है ये अपना जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो जब इसको जीरो के बराबर पुट किया तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन रूट थ्री। सो क्वेश्चन इस तरह से अपना सोल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द डिजिटल सर्किट शोन बिलो इन विच द इनपुट सी इज ऑलवेज हाई। इसका मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले, वरना हमारा क्वेश्चन यहीं से ही गड़बड़ हो जाएगा। इनपुट सी इज ऑलवेज हाई, इट मीन्स सी की जो वैल्यू है वो हमेशा वन रहेगी। हाई मतलब जीरो और वन दो सिग्नल होते हैं अपने पास। जीरो जो होता है वो लो वैल्यू को लो इनपुट को बताता है, और जो हाई इनपुट होता है वो वन के द्वारा शो किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये एंड गेट दे रखा है, ये एक्सक्लूसिव और गेट दे रखा है, और ये और गेट दे रखा है, और हमें ये ट्रुथ टेबल कंप्लीट करनी है, मतलब हमें देखना है कि आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं।
सॉल्यूशन देखो, ये इसके सॉल्यूशन हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या है, एक तो हम करेंगे कि हम उसमें जो आइडेंटिटीज नहीं होती क्या वो लगा के और इसको सीधा निकाल लेंगे, और एक में हम सीधा सीधा जैसे हमें सर्किट गिवन है उसके तरीके से चलेंगे। तो ये हमें एंड गेट दे रखा है, तो ए और बी का यहाँ से क्या मिलेगा आउटपुट हमें, मतलब इनपुट ए और बी है, एंड गेट पे ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो आउटपुट हमें मिल गया ए डॉट बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस एंड गेट के लिए टेबल बना ली अपने, ए जो है वो 0011, बी 0101। ये लिखने का तरीका होता है कि हमारे पास दो सिग्नल होते हैं ना, तो ये 000110 हम इसको लिख तो कैसे भी सकते हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका इसी तरीके से होता है 00110101। सो यहाँ से ए डॉट बी की जो वैल्यू मिलेगी अपन को 0.00 0.10 1.00 1.11 इस तरीके से मिलेगी। तो ये हमारा एंड गेट का आउटपुट है, इट मीन्स यहाँ का आउटपुट मिला है अभी हमें, ठीक है। नाउ एक्सक्लूसिव और, ये जो बी है ना ये यहाँ आ रहा है, इट मीन्स एक इनपुट तो अपना बी है और एक इनपुट अपना सी है। सी कौन सा, जो ऑलवेज अपना हाई पे रहता है, इट मीन्स कि जिसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। एक्सक्लूसिव और के केस में देखो, एक्सक्लूसिव और के केस में बी की वैल्यू 0 और 1 है और सी दोनों ही टाइम पे 1 रहेगा। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, इस तरीके से इसको जो होता है सिंबल वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और इसका मतलब क्या होता है कि जब भी दोनों जो अपने इनपुट है ना वो सेम होंगे ना, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब दोनों अलग अलग होंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 0 और 1 था, दोनों सेम नहीं है तो आउटपुट 1 मिल गया, और यहाँ पे 1 1 था तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसकी जगह अगर यहाँ पे 0 0 होता तो इस केस में भी हमें 0 ही मिलता, क्योंकि 0 और 0 दोनों में सेम हो गए, और अगर 1 0 होता तो हमें क्या मिलता, 1 मिलता। तो ये जो मिला हमें, ये आउटपुट मिला हमें यहाँ का। अब हमें इन दोनों को और गेट पे, इन दोनों को इनपुट की तरह यूज करना है और गेट के लिए। तो ये है हमारी और गेट के लिए टेबल। तो सबसे पहले इधर मैंने लिखा a डॉट बी की वैल्यू, तो a डॉट बी की वैल्यू क्या आ रही है 0001। तो बेसिकली a डॉट बी में मतलब दो इनपुट आ रहे हैं 0 और 1, ठीक है। देखो यहाँ पे इस टेबल को एक बार तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। a डॉट बी का जो मतलब इनपुट क्या है 0 और 1 दो ही है, और ये जो एक्सक्लूसिव और है इसका भी इनपुट क्या है 1 और 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0011। इसमें एक बार तो 0 जो है वो 1 के साथ देखो, ये जो 0 है ना अपना, इसका 0 और 1, ये 0 सिग्नल है, एक बार 1 के साथ मतलब एक बार इसमें भी 0 देंगे और एक बार इसमें 1 देंगे। एक बार तो अपना ये जो सिग्नल है ये 0 होगा और ये वाला 1 होगा, एक बार ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, एक बार ये 1 होगा और ये 0 होगा, एक बार ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया है 00111010। बेसिकली जो अपना ये इनपुट है ना 0, ये जो हमें दूसरा एक्सक्लूसिव और गेट के जो दोनों आउटपुट मिले थे उसके साथ में और गेट में डाल दो, और ना एक जो ये 1 इनपुट है इसको उनके दोनों के साथ इंटरेक्ट करवा दो। तो अब यहाँ पे ये जो z जो है वो हमें सीधा सीधा क्या दे रहा है, और गेट की वैल्यू तो दे रहा है, और में हमारा मतलब क्या होता है, इन दोनों के लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं। तो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 1, 1 + 0 1। तो हमारी ट्रूथ टेबल कैसे कंप्लीट हो जाएगी 1011 से, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ज्यादा इजी रहेगा। इसमें क्या है z जो है वो और गेट है, इसका मतलब उसमें दो इनपुट कौन है, एक तो a डॉट बी है और एक b एक्सक्लूसिव c है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया अपना प्लस का साइन, ये और गेट के लिए है। ये z जो है ये इन दोनों का, ये दोनों इसके इनपुट है और ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब देखो इसको हम c की वैल्यू जो है ना वो हमेशा 1 ही है, और एक्सक्लूसिव और के लिए ये फॉर्मूला होता है कि जो b प्लस और इसका ये जो सिंबल है ना ये हमेशा इक्वल होता है बी सी बार प्लस बी बार सी, मतलब एक बार b को रखो और c का बार ले लो, प्लस एक बार c को रखो b का बार ले लो, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। अब c की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे पुट किया, तो b डॉट 1 बार प्लस b बार डॉट 1, 1 बार मतलब 0 और b डॉट 0 मतलब 0 और b बार डॉट 1 मतलब b बार, 0 प्लस b बार मतलब b बार। ये अपनी जो बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज होती है ना उनसे मैंने इस फॉर्मूले को सॉल्व कर दिया है। अब देखो एक तो है a डॉट b और एक बन गया अपना b बार। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना और ऑपरेशन, और ऑपरेशन लगता है प्लस के थ्रू, तो a डॉट बी प्लस बी बार हो गया, यहाँ पे ये दोनों हो गए ना अब अपने।
इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसको बेसिकली मैंने इस फॉर्म में बना दिया है। ए डॉट बी था एक तो इनपुट, और एक इनपुट था बी एक्सक्लूसिव और सी, जिसको हमने बी बार में कन्वर्ट कर दिया। तो ए डॉट बी प्लस बी बार हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, तो ए प्लस बी बार डॉट बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये ए प्लस बी बार डॉट 1 हो गया, तो ये ए प्लस बी बार हो गया सीधा। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ए को ले लिया 0 0 1 1 और बी को ले लिया 0 1 0 1। तो उसके बाद में यहाँ से हम बी बार की भी एक टेबल बना देते हैं। तो बी बार हो गया 1 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, तो 1 0 1 0। और z क्या हो जाएगा, इन दोनों का और ऑपरेशन। ठीक है, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। तो ये हमारी अगेन एक ट्रूथ टेबल बन गई। तो दोनों से हमें सेम आंसर मिल रहा है। इसमें हमने क्या किया, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लिया आइडेंटिटीज से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the energy levels of the non-relativistic electron in a hydrogen atom in a Coulomb potential Vr is proportional to minus 1 upon r are given by ENLM proportional to 1 upon n square, where n is the principal quantum number and the corresponding wave function are given by psi NLM, where L is the orbital angular momentum quantum number, m is the magnetic quantum number, the spin of the electron is not considered, which of the following is correct statement? So देखो, इसने बेसिकली इसने कहा है कि हमें हाइड्रोजन एटम के लिए ENLM और psi NLM मतलब वेव फंक्शन और एनर्जी की बता रखा है, और हमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देर आर एग्जैक्टली 2l plus 1 different wave function for each ENLM. There are l plus 1 different wave function for each ENLM. Does not depend, ENLM does not depend L and M for the Coulomb potential. There is a unique wave function ENLM and psi NLM. Okay. सो इसका जो आंसर है वो सी वाला होगा कि ये एल और एम पे डिपेंड नहीं करती है कूलम्ब पोटेंशियल के केस में। अब देखते हैं इसका आंसर ये वाला कैसे हुआ। ठीक है, सो बेसिकली देखो, कूलम्ब पोटेंशियल दे रखा है अपन को और एनर्जी दे रखी है। हमें पता ही है कि हाइड्रोजन के लिए तो ये सीधा ही 1 अपॉन एन स्क्वायर होता है। फॉर्मूला हम लिखते हैं इसके लिए माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है ना इस फॉर्मूले से कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एल और एम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि कूलम्ब पोटेंशियल के केस में एनर्जी जो है वो एन और एम पे डिपेंड नहीं करती है, केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखते हैं कि बाकी के ऑप्शन सही क्यों नहीं हुए, कि जो डीजनरेसी है ना अपनी, वो क्या होती है, वो उसको देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। डीजनरेसी जो है ना, वो लिखेंगे हम एम में कितनी डीजनरेसी है एल के रेस्पेक्ट में। तो एम जो है उसकी वैल्यू जाती है माइनस एल से प्लस एल तक, और जो मतलब टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 2l प्लस 1 वैल्यू हो गई माइनस एल से प्लस एल। ठीक है, और L जो है वो अपना जाता है 0 से n माइनस 1, मतलब L की हर एक वैल्यू के लिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी n की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये वैल्यूज कितनी बार चेंज होगी, तो वो देखते हैं। यानी ईच L कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। हर एक L जब 0 से n माइनस 1 के लिए चेंज होगा, तब ये 2l प्लस 1 जो है अपना हर बार, मतलब ये वैल्यूज जो है m की वो चेंज होती रहेगी। सो अब हमने यहाँ पे डीजनरेसी इन एम लिख दिया। डीजनरेसी इन एम क्या हो गई, माइनस एल से प्लस एल, मतलब 2l प्लस 1, ये हो गई डीजनरेसी इन एम। और जो एल जो खुद है ना, उसमें डीजनरेसी कितनी हो गई, 0 टू n माइनस 1, क्योंकि एक एन की वैल्यू के लिए एल की 0 से लेके n माइनस 1 तक की वैल्यू हो सकती है। तो ये हमने इसकी समेशन की लिमिट लगा दी। एक बार हमने इसमें एल की वैल्यू 0 रखी तो 1 मिल गया, 1 रखी तो 3 मिल गया, 2 रखी तो 5 मिल गया, ऐसे ही करके जब n माइनस 1 रखा तो 2n माइनस 1 मिल गया। तो यहाँ से देखो ये कौन सी सीरीज बन रही है, एपी बन रही है ना अपनी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी बन रही है ये। तो यहाँ से इसका क्या बन जाएगा, इसका जो टोटल क्या हो गया अपना n/2 1 प्लस 2n माइनस 1। n/2 1 जो है वो अपनी फर्स्ट टर्म है, और 2n माइनस 1 जो है अपनी लास्ट टर्म है। n जो होता है ना वो कितने इसमें वो है, कितने पद है, इस तरीके से देखते हैं। तो ये 0th टर्म थी, ये 1, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसी तरीके से ये n माइनस 1 था ना, ये 0 था तो हमने इसको फर्स्ट टर्म कहा है, देन इसको हमने सेकंड टर्म कहा है, थर्ड टर्म कहा है। इसको n माइनस 1 है ना यहाँ पे, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, एक ज्यादा हो रही है। देखो यहाँ पे हमने l की वैल्यू 0 रखी तो इसको फर्स्ट टर्म कहा, यहाँ पे l की वैल्यू 1 रखी तो इसको सेकंड टर्म का, मतलब जो l की वैल्यू है उससे एक ज्यादा।
यहाँ पे हमने l की वैल्यू n-1 रखी, तो ये कौन सी टर्म हो गई, nth टर्म हो गई। तो टोटल कितनी टर्म हो गई इसमें, n/2 पहला पद जो कि 1 है, और लास्ट वाला 2n-1 है। -1 + 1 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2n, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा n², यानी कि डीजेनरेसी कितनी हो गई, n² हो गई। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ अपना सी ऑप्शन ही सही था इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैमिल्टोनियन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज गिवन बाय H इज इक्वल्स टू म्यू sigma vector dot b vector, where mu is a positive constant and sigma vector sigma 1 2 3 denotes Pauli matrices. Let omega is equals to mu b upon h cross and I be the I cross 2 cross 2 unit matrix. Then the operator e to the power iota h t upon h cross simplifies to, तो अब इसका आंसर जो है वो बी वाला है। इसका आंसर कैसे मिला उसको देखते हैं। सबसे पहले ना हमें गिवन क्या है कि h जो है वो है म्यू सिग्मा वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और सिग्मा वेक्टर में जो ये 1 2 3 है ना, ये अपनी पाउली मैट्रिसेस है, और ओमेगा हमें ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत बेसिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि ये वाला फॉर्मूला है कि e टू द पावर आयोटा सिग्मा वेक्टर डॉट एन केप थीटा। अगर इस तरीके का हमें दे रखा है ना, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई कोस थीटा प्लस आयोटा सिग्मा वेक्टर डॉट एन केप साइन थीटा, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और ये सीधा सीधा ये निकला कहाँ से है पता है, जो हम नहीं लिखते e टू द पावर आयोटा थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये उसी की तरीके से लिखा हुआ है। तो ये देखो हमें यहाँ से दिख भी तो रहा है कि e टू द पावर आयोटा, और ये हम थीटा लिखते हैं ना, वो पूरी टर्म ये हो गई। तो ये हो जाएगा अपना आई कोस थीटा प्लस आयोटा दिस टर्म साइन थीटा। तो इसको सॉल्व किया है बस खाली उस फॉर्मूले को। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी, ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, e की पावर आयोटा एच टी अपॉन एच क्रॉस के लिए निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, h की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, म्यू सिग्मा वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमने वैल्यू यहाँ पे h की पुट कर दी। अब b वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, b वेक्टर को अपन सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, b अपॉन b इंटू बी कैप। हम लिखते हैं ना कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो अपना क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया, म्यू सिग्मा वेक्टर डॉट बी कैप बी टी अपॉन एच क्रॉस। अब जो म्यू बी अपॉन एच क्रॉस की वैल्यू है ना, वो क्या है, ओमेगा है अपनी। तो यहाँ से म्यू बी अपॉन एच क्रॉस की वैल्यू को हमने रख दिया ओमेगा, टी अपना टी ही रह गया, और ये ब्रैकेट बन गया सिग्मा वेक्टर डॉट बी कैप। तो अब हमारा ये इस चीज में चेंज हो गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, इस तरीके से लिखने के लिए इसको क्या किया, ओमेगा को हमने इस साइड रख दिया, आयोटा सिग्मा डॉट बी कैप ओमेगा टी। यहाँ से जब कंपैरिजन की तो एन कैप का हमारा क्या मिल गया, बी कैप, और थीटा की जगह मिल गया हमें ओमेगा टी। तो ई टू द पावर आयोटा एच टी अपॉन एच क्रॉस जो है वो हो जाएगा आयोटा कोस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी, प्लस आयोटा सिग्मा वेक्टर डॉट एन कैप की जगह बी कैप, और साइन थीटा की जगह एन कैप हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा की जगह ओमेगा टी हो जाएगा। देखो इसको हम, इस फॉर्मूले को याद करने के लिए हम इस तरीके से एक ट्रिक लगा सकते हैं कि e टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और यहाँ पे हमारी ये वाली टर्म जो है ना, ये एक्स्ट्रा आ गई सिग्मा वेक्टर डॉट एन कैप, तो इस टर्म को हम यहाँ पे रख देंगे। और आई इसलिए लगाते हैं, आई तो बेसिकली आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी में रह जाता है। ये पूरा मैट्रिक्स है, इसलिए इसको मैट्रिक्स में बदलने के लिए यहाँ पे सिर्फ आई लगाए हैं। ठीक है, तो हम वापस इस पे आ जाते हैं। तो ये अब इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वापस से बी कैप को हमने क्या लिख दिया, बी वेक्टर अपॉन बी लिख दिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो सिर्फ सीधा सीधा इसमें तो कुछ भी नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ई टू द पावर आयोटा सिग्मा वेक्टर डॉट एन कैप थीटा इज इक्वल्स टू आई कोस थीटा प्लस आयोटा सिग्मा वेक्टर डॉट एन कैप साइन थीटा होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय दिस विद एन एक्सप्लिट डिपेंडेंस ऑन टाइम। ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो इसमें हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं कि डिफरेंट फेज ट्रेजेक्ट्रीज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो है ना, ये फेज ट्रेजेक्ट्री बेसिकली होती क्या है, पी और एक्स के बीच में, मतलब मोमेंटम और पोजिशन के बीच में अपना क्या होता है, ग्राफ बना प्लॉट किया जाता है। तो वो ग्राफ जो है आपका इंटरसेक्ट कर सकता है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है ना, पोजीशन और मोमेंटम किन्हीं भी पार्टिकल, दो पार्टिकल्स के लिए सेम हो सकता है,
क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हाइजेनबर्ग की जो थ्योरम है उससे। और बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो ये वाला ऑप्शन है ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो जब टाइम डिपेंडेंस नहीं होता ना उस केस में तो फिर भी ये चीज़ ट्रू हो जाती है, जिसको हम ऑटोनोमियस सिस्टम कहते हैं। उस केस में तो फेज ट्रेजेक्टरी फिर भी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कंडीशन जो है, अगर यहाँ पे टी नहीं होता, टाइम डिपेंडेंस नहीं होती, तब ये कंडीशन ट्रू रहती, अदरवाइज ये फॉल्स हो गई। Now H always represent the total energy of the system and it's a constant of motion. सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ मोशन की बात आती है, तो जब इसमें टाइम डिपेंडेंस नहीं होती है तब ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है इसमें। और जब क्या होता है कि सिस्टम जो होता है ना, आपका कंजर्वेटिव सिस्टम होता है ना, तो उस केस में ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, नॉट फॉर ऑल सिस्टम्स। तो हमेशा एच जो है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता है और न ही कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। केवल जब इसमें जो सिस्टम है वो आपका कंजर्वेटिव है और जो हैमिल्टोनियन है उसमें आपकी टाइम डिपेंडेंस नहीं है, उस केस में ये क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। नाउ कि ये इक्वेशंस जो है ये केवल तभी वैलिड रहती है जब टाइम डिपेंडेंस नहीं होता है, ठीक है। यानी ये वैलिड अब नहीं है वैलिड क्योंकि इसमें टाइम डिपेंडेंस दे रखा है, लेकिन ये एकदम ही ट्रू है। इसमें टाइम डिपेंडेंस का एकदम ही फॉल्स है क्योंकि इसमें टाइम डिपेंडेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो हमेशा वैलिड रहती है। इवन हम कह सकते हैं कि तीनों इक्वेशन जो है ना हैमिल्टोनियन की, वो तीनों ही इक्वेशन वैलिड रहती है। जब उसमें टाइम डिपेंडेंस नहीं होगा तो जो अपनी थर्ड इक्वेशन होती है ना, डेल एच अपॉन डेल टी वाली, वो अपनी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस केस में अपना जो लैग्रैंजियन होता है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वन इज एनी इनिशियल वॉल्यूम इन फेज स्पेस रिमेन्स अनचेंज्ड इन मैग्नीट्यूड अंडर टाइम इवोल्यूशन। ये हमारा सही है क्योंकि ये ल्यूविले की थ्योरम है। उसने क्या कहा था, उसने ऐसे कहा था कि जब जो फेज स्पेस होता है ना अपना, उसमें क्या होगा, जो भी इनिशियल वॉल्यूम है, मान लो ऐसा कोई इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है, ये फेज स्पेस है अपना, हम 1D की बात कर रहे हैं, तो ये अपना पी एक्स है और ये अपना एक्स है, ये मोमेंटम है और ये पोजिशन है। मान लो कि किसी टाइम टी के बाद में इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है, तो उसने ऐसे कहा था कि हो सकता है कि इसकी शेप चेंज हो जाए। ऐसा हो सकता है कि टाइम इवोल्यूशन की वजह से जो आपका इनिशियल वॉल्यूम एलिमेंट है वो उसकी शेप चेंज हो जाए, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है ना मैग्नीट्यूड में वो हमेशा सेम रहेगा। तो यहीं पे यही बात कही है कि इनिशियल वॉल्यूम जो है रिमेन्स अनचेंज्ड इन मैग्नीट्यूड अंडर टाइम इवोल्यूशन। ये ल्यूवले की थ्योरम है। Now the next question is, if the perturbation h prime is equals to ax, where a is a constant, is added to an infinite square well potential that is given by this, then the first order correction to ground state energy is, इसका आंसर ये है। अब इसका आंसर कैसे मिला वो देखते हैं। हमें पर्टर्बेशन दे रखा है ये, ओके, और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दे रखा है इस तरीके का, यानी कि 0 से पाई के लिए Vx जो है 0 है, अदरवाइज ये क्या है, अपना इन्फिनिटिव है। यानी पार्टिकल जो है वो केवल कहाँ रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, हमें पता है कि पर्टर्बेशन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होता है ना एनर्जी में, वो इस तरीके से गिवन होता है, साई जीरो एच प्राइम साई जीरो, सीधा सरल एकदम। तो साई जीरो जो है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी फंक्शन, एच प्राइम जो पर्टर्बेशन दे रखा है हमें, और साई जीरो वापस ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, ठीक है। नाउ हमें साई जीरो पता है कि जब जो पोटेंशियल वेल होता है ना, उसके लिए हमारा साई जीरो किस तरीके से लिखते हैं अपन, √2/a sin n पाई अपॉन ए एक्स, जहाँ पे ए क्या होती थी, अपनी लेंथ होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब की बार लेंथ कितनी दे रखी है, पाई की लेंथ दे रखी है वेल की अपन को। तो ए की वैल्यू पाई पुट करते ही यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे पाई, और ये हो जाएगा √2/पाई। और ग्राउंड स्टेट दे रखी है इसलिए एन की वैल्यू क्या हो गई, अपनी 1 हो गई, तो ये हो जाएगा √2/पाई साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हमें क्या मिल गया, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन मिल गया पोटेंशियल वेल के अंदर। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, अपनी डेल्टा ई फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा ई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखो, इधर हमने वेव फंक्शन लिखा दैट इज 2/पाई, √2/पाई, और इधर भी √2/पाई, दोनों से कॉमन आ गया तो ये हो गया 2/पाई। और ये ए एक्स अपना पर्टर्बेशन था और साइन एक्स दोनों अपने क्या थे, उसके वेव फंक्शन का पार्ट थे, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ वेव फंक्शन में, क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं था जिसका कॉन्जुगेट निकालना पड़े। सो ये सीधा सीधा हम लिख सकते हैं ए एक्स साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको है ना ब्रा और केट नोटेशन को इस तरीके से लिखते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। तो सीधा सीधा हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, खाली dx लिख दिया, इन नोटेशंस को हटा दिया और इंटीग्रेशन लगा दिया। और x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से पाई तक वेरी कर रही है, ठीक है।
सो हमने यहाँ पे 0 से पाई तक की इसमें लिमिट लगा दी। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई, ए कॉन्स्टेंट था बाहर लिख दिया, एक्स साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया 1 माइनस कोस 2x बाई 2 लिख दिया। ओके, अब इस जब इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं ना अपन, मैंने यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व किया है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सिर्फ हमें x वाली जो टर्म होती है ना उसकी वजह से सॉल्यूशन मिलता है, इसकी वजह से पूरा जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हमें पाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू डेल्टा ई की वैल्यू क्या मिल गई अपन को, a पाई बाई 2 मिल गई। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। अगर इसने ऐसे पूछा होता कि आपकी एनर्जी, नई एनर्जी क्या मिली पर्टर्बेशन की वजह से, तो फिर जो अपनी इनिशियल एनर्जी होती है ना एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इसने ऐसे पूछा होता ना कि आपकी न्यू एनर्जी क्या है, तो n की वैल्यू 1 पुट करते और a की वैल्यू पाई पुट करते और फिर उसके अंदर हम ये डेल्टा ई जोड़ देते, क्योंकि ये तो देखो बेसिकली पर्टर्बेशन क्या होता है पता है, पर्टर्बेशन ऐसे होता है कि हमारा देखो पहले ये जो था ना अपना, ये ऐसे था पोटेंशियल वेल, हमने इसमें कुछ ऐसा चेंज किया जिसकी वजह से ये जो वेल है ये इसकी शेप मान लो कुछ इस तरह की हो गई, तो ये पर्टर्बेशन हो गया, ये इसमें हमने कुछ चेंज कर दिया, तो ये पर्टर्बेशन कहलाता है। इस वजह से क्या होती है, एनर्जी चेंज हो जाती है। तो पहले अगर अपनी एनर्जी इतनी थी तो अब मान लो एनर्जी इतनी हो गई या कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो सारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये अपनी पुरानी एनर्जी थी और ये इसमें चेंज हो गया है, तो इसने हमसे पूछा है कि करेक्शन कितना हुआ, यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू पूछी है, नई एनर्जी नहीं पूछी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज let Pnx where n is equals to 0, 1, 2 be a polynomial of degree n with real coefficients define in the interval 2 to 4 if हमें ये कंडीशन गिवन है कि 2 to 4 Pnx Pmx dx is equals to डेल्टा nm, तो हमें वैल्यू निकालनी है P0x और P1x की। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो हमें 0 और 1 के लिए वैल्यू पुट करनी है खाली। तो हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे तुम 0 0 लिखोगे तो इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी, यानी कि P0 स्क्वायर एक्स dx के लिए 1, P1 स्क्वायर dx के लिए वैल्यू 1, लेकिन P0 P1x के लिए वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो तीन कंडीशन हो गई हमारे पास, इसका सॉल्यूशन जो है वो ये वाला होगा। ठीक है, सबके लिए बस कंडीशन चेक करनी है हमें। तो हमारे पास देखो ये तीन कंडीशन हो गई, तीन इंटरेक्शन करवा सकते हैं हम। ठीक है, P0 P1 फाइंड आउट करना है तो तीन तरीके के इंटरेक्शन हो सकते हैं, P0 P0 का, P1 P1 का, P0 P1 का। तो यहाँ से हमें तीन कंडीशंस मिल गई कि P0 P0 का करवाया तो 1, P1 P1 के लिए भी वैल्यू 1, लेकिन P0 P1 के लिए 0। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसमें देखो ये तो हमें 1 मिल जाएगा P0 स्क्वायर के लिए, लेकिन P1 के केस में देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या, दैट इज P0 P1 के केस में देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, √3/2 -3 - x dx, जब इंटीग्रेशन की लिमिट 2 to 4 पुट की अपन ने, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 नहीं मिली अपन को, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। देन सेकेंड ऑप्शन जो है वो लगभग लगभग थर्ड के जैसा ही है, खाली वैल्यू जो है वो माइनस जो साइन है वो बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें यहाँ से भी सॉल्व नहीं होगा। देन जो थर्ड ऑप्शन उसमें P0 को 1/2 दे रखा है, तो सीधा सीधा P0 स्क्वायर एक्स dx है, यही 1 नहीं हुआ। लास्ट ऑप्शन अपना सही है, उसमें हमारी जो है तीनों कंडीशन जो है वो प्रूव हो रही है। ओके, मैंने तीनों कंडीशन प्रूव करके दिखाई है यहाँ पे कि P0 स्क्वायर dx है वो 1 है, P0 P1 dx है उसकी वैल्यू 0 मिलेगी आपको, और P1 स्क्वायर dx जो है वो आपका 1 मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cavity contains black body radiation in equilibrium at temperature T, where specific heat per unit volume of the photon gas in the cavity is the form of Cv is equals to gamma T cube. Gamma is a constant. The cavity is expanded to twice its original volume, then allowed to equilibrate at same temperature T. Then find new internal energy per unit volume. Okay, so इसका आंसर ये होगा। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, इसने यहाँ पे लिखा है न्यू इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बल्कि यहाँ पे जो आंसर जिसके हिसाब से दिया है ना आपको, वो आंसर आपको दे रखा है चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे न्यू की जगह जो है वो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमें ये CV दे रखी है, ये है स्पेसिफिक हीट पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और वॉल्यूम को हमने कर दिया ट्वाइस, और टेम्परेचर जो है हमें अभी भी इक्विलिब्रियम पे ही मिल रहा है। हमें निकालने क्या है, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले CV जो है वो स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। हमें ये दे रखी थी स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे सीधा सीधा, तो गामा T क्यूब इंटू वॉल्यूम यानी गामा V
टी क्यूब हो गया। और नई स्पेसिफिक हीट क्या मिल जाएगी अपन को, गामा टी क्यूब इंटू टू वी। टी क्यूब भी क्यों रहा, क्योंकि टी अपना चेंज नहीं हुआ, गामा कांस्टेंट था और टी जो है टेम्परेचर था। और हमने क्या कहा है कि अभी भी टेम्परेचर उसी इक्विलिब्रियम पे ही मिल रहा है अपन को, बस खाली वॉल्यूम जो है वो टू वी हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ वी की जगह टू वी पुट किया है और कुछ नहीं किया। हमें पता है कि सी वी होती क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है आपकी, डी यू बाई डी टी, यानी कि यू जो होती है वो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ से हम सीधा क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे, सबसे पहले इनिशियल केस में निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जो नई जो हमें मिली है ना उसके केस में निकाल लेंगे। तो u इधर रखा और dt को उधर करके इंटीग्रेट कर दिया, तो ये u हो गया और ये cv dt हो गया। cv की वैल्यू है v गामा t क्यूब शुरू में, तो v गामा कांस्टेंट था, t क्यूब का इंटीग्रेशन t 4/4 हो गया। तो ये हमारी क्या थी, अपनी इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी v गामा t 4/4। और फाइनल एनर्जी क्या हो गई, यानी कि न्यू वाली क्या हो गई, डी यू प्राइम अपॉन डी टी, टी वही रह गया, सी वी प्राइम हो गया। सी वी प्राइम क्या था, टू वी गामा टी क्यूब, ठीक है, वो था वी गामा टी क्यूब और नया वाला था टू वी गामा टी क्यूब डी टी। तो यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया वी गामा टी 4/2, कैंसिल आउट करने पे यहाँ पे 2 बन जाएगा ना, या फिर टू वी गामा टी 4/4। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। अब हम देखते हैं कि चेंज इन एनर्जी कितना हुआ है, u प्राइम माइनस यू करते हैं। नई एनर्जी है आपकी टू वी गामा अपॉन टी 4/4 और माइनस वी गामा टी 4/4। तो यहाँ पे v गामा t 4/4 कॉमन लेके 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, देन चेंज इन एनर्जी क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू v गामा t 4/4, ये अपना चेंज था। और इंटरनल एनर्जी जो है वो अपनी क्या हो गई, इंक्रीज हुई है इस अमाउंट से, ठीक है। देखो अब न्यू इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या मिली आपको, ये वाली टू वी गामा टी 4/4, ठीक है, यानी कि v गामा टी 4/4। और अगर इसमें आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया तो गामा टी 4/2 मिलेगा। यहाँ पे देखो इसको, टू वी गामा टी 4/4, टू इज कैंसिल आउट विद 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये क्या मिल गई आपको, नई इंटरनल एनर्जी मिली v गामा टी 4/2। अब v गामा टी 4/2 अगर उसमें पर यूनिट वॉल्यूम करें तो v का हम डिवाइड कर देंगे तो ये गामा टी 4/2 हो जाएगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किया तो हमारा चेंज क्या मिला, v गामा टी 4/4, तो v का डिवाइड कर दिया तो गामा टी 4/4 हो गया, ठीक है। तो देखो न्यू इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में तो गामा टी 4/2 आएगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में गामा टी 4/4 आएगा। हमारी पहले भी एनर्जी इतनी थी, उसमें इतना ही चेंज हो गया, तो बेसिकली वो क्या हो गई, डबल हो गई हमारी एनर्जी। पहले एनर्जी देखो कितनी थी अपनी, ये थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, तो हमारी एनर्जी डबल हो गई, सीधा सीधा ही दिख रहा है वो तो डबल हो गई। इसलिए इसका आंसर ये जो है ये वाला हुआ, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 नहीं दे रखा था। अगर 2 दे रखा होता ना तो न्यू इंटरनल एनर्जी होता, यहाँ पे ये जो दे रखा है हमें वो चेंज के बारे में दे रखा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।